आदाब नाज़रीन, शाम 6 बजे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे मुल्क और बैरून मुल्क की खबरें। आपको तफसील से बताएंगे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नेपाल के उनके हम मनसब केपी शर्मा ओली ने आज बिराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का किया है इफ्तिताह। और दिल्ली में असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां तेज। पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आज है आखिरी तारीख। और अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी आज एक वफ्द के साथ कश्मीर के दौरे पर और शिखर धवन न्यूजीलैंड के दौरे से बाहर हो गए हैं। इन सब के अलावा तिजारत और मईशत की खेल की खबरें भी होंगी, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नेपाल के वज़ीर आज़म केपी शर्मा ओली ने बिराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का किया इफ्तिताह। वज़ीर आज़म ने क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी पर दिया जोर। दोस्त ममालिक के साथ आमदोरफ्त, तिजारत और सकाफत समेत मुतादिद शोबों में राब्ते को मजीद आसान बनाने का किया अज़्म। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी भरने का आज आखिरी दिन। उम्मीदवारों की उमड़ी भीड़ की वजह से केजरीवाल को करना पड़ा अपनी बारी का इंतजार। कल होगी पर्चों की जांच। आर्टिकल 370 के हटने के बाद मंसूबों पर अमल आवरी के जायजे के लिए मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का नुमाइंदे वफ्द के साथ कश्मीर दौरा। नकवी ने कहा कि हुनर के फरोग के लिए हर जिले में हुनर हब का होगा कयाम। तमाम मरकजी वुज़रा भी रियासत के लोगों को फराहम कर रहे हैं मंसूबों की मालूमात। और क्रिकेट में भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन कंधे की चोट की वजह से न्यूजीलैंड में 5 T20 मैचों की सीरीज से हुए बाहर। बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे एक रोजा मैच में धवन की लगी थी चोट। और जनूबी अफ्रीका में खेले जा रहे अंडर-19 क्रिकेट आलमी कप में भारत ने आज अपने दूसरे मुकाबले में जापान को 10 विकेट से दी शिकस्त। भारतीय तेज गेंदबाजों ने जापान की टीम को 41 रन पर किया ढेर। जीत के लिए 42 रन के निशाने को भारत ने बगैर कोई विकेट खोए किया हासिल। और अब खबरों पर तफसील से नजर डाल लेते हैं, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नेपाल के उनके हम मनसब केपी शर्मा ओली ने आज बिराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का इफ्तिताह किया। दोनों वज़ीराए आज़म ने मुश्तरका तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस चेक पोस्ट का इफ्तिताह किया। इस चेक पोस्ट को 260 एकड़ जमीन पर तकरीबन 150 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। इस मौके पर दोनों लीडरों ने नेपाल में आए जलजले के बाद बेघर हुए लोगों के लिए रिहायशी तामीर नौ मंसूबों का भी जायजा लिया। नेपाल के चहुमुखी विकास में नेपाल की प्राथमिकताओं के अनुसार भारत एक विश्वसनीय पार्टनर की भूमिका अदा करता रहा। नेबरहुड फर्स्ट मेरी सरकार की प्राथमिकता रही। बाहमी ताल्लुकात को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और इस दहाई को भारत नेपाल रिश्तों की सुनहरी दहाई बनाने के अज़्म के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नेपाल के उनके हम मनसब केपी शर्मा ओली ने जोगबनी विराटनगर में दूसरी इंटीग्रेटेड चौकी का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। ये चेक पोस्ट भारत की पड़ोसी पहले की पॉलिसी की एक जिंदा मिसाल है। नेपाल भारत सरहद पर तजारत और लोगों की आमदोरफ्त की आसानी के लिए भारत की मदद से इस चेक पोस्ट की तामीर की गई है। ये गुज़श्ता 5 महीने में दूसरा ऐसा मंसूबा है जिसे तकमील तक पहुंचाकर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वसी होता राब्ता भारत नेपाल ताल्लुकात में एक अहम पहलू है। भारत और नेपाल कई क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे रोड, रेल और ट्रांसमिशन लाइन पर काम कर रहे हैं। हमारे देशों के बीच सीमा के प्रमुख स्थानों पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आपसी व्यापार और आवागमन को बहुत सुविधाजनक बना रही है। इस मौके पर दोनों लीडरों ने नेपाल में आए जलजले के बाद बेघरों के लिए रिहायशी मकानात के तामीर नौ के मंसूबे का जायजा भी लिया। गोरखा और नुवाकोट इजला के बेघरों के लिए 50,000 मकानात की तामीर की जा रही है, जिसमें 45,000 घरों की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया है। गोरखा और नुवाकोट जिलों में घरों के पुनर्निर्माण में अच्छी प्रोग्रेस देखकर मुझे बहुत संतोष मिला। हमारी कोशिश रही है कि हम इन घरों को बिल्ड बैक बेटर के सिद्धांत पर बनाएंगे।
और अर्थक्वेक रेजिलिएंट टेक्निक्स, इसके इस्तेमाल से ये मजबूत और टिकाऊ बने। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म केपी शर्मा ओली ने कहा कि खुशहाल नेपाल, खुश नेपाली का उनका अज़्म वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र से मेल खाता है। उन्होंने दोनों मुल्कों से इन अहदाफ को हासिल करने के लिए एक साथ आने की गुजारिश की। The current government of Nepal has the aspiration of Samriddh Nepal, Sukhi Nepali. Your government has a vision of सबका साथ, सबका विकास and सबका विश्वास. Let's work together to make our countries prosperous and our people happy. Timely completion of development projects, especially those providing a direct benefit to the people, has added a momentum to our relationship. फरवरी 2016 में भारत नेपाल के दरमियान एक मुफाहिमतनामे पर दस्तखत हुए थे, जिसके तहत 50,000 रिहायशी तामीर नौ मंसूबे के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद देने पर रजामंदी हुई थी। यूएनडीपी और यूएनओपीएस के साथ 2 शराकतदारी के करारदादों के तहत गोरखा और नुआकोट अजला में रिहायशी तामीर नौ का मंसूबा शुरू किया गया। भारत ने मुस्तफीदीन को 437 करोड़ रुपए राहत से मुतालिक इमदाद मुहैया कराई है। भारत कई मंसूबों के जरिए सरहदी इलाके की तरक्की में नेपाल की मदद कर रहा है, जिसमें बीरगंज, विराटनगर, भैरवा और नेपालगंज में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की तामीर शामिल है। शुभकामना दीछु, फेरी भेंट होला। नमस्कार। जोगबनी विराटनगर आईसीपी नए साल का एक तोहफा है जो भारत और नेपाल के ताल्लुकात को और मजबूत बनाता है। काठमांडू से राजकुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। वहीं नेपाल से एक बड़े हादसे की भी खबर आई है। नेपाल में गैस लीक होने की वजह से 8 भारतीय सैयाहों की मौत हो गई है। ये सभी मकवानपुर जिले के दमन में तफरीगाह के कमरे में बेहोश मिले थे, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। मैलोकीन में 4 बच्चे भी शामिल हैं। नेपाल पुलिस के मुताबिक सभी मैलोकीन का ताल्लुक केरल से है। सैयाह जिस कमरे में क़याम पजीर थे, वहां उन्होंने ठंड से बचाव के लिए गैस हीटर चालू किया था और कमरे के सभी खिड़कियां और दरवाजे अंदर से बंद थे। पोस्टमार्टम के बाद तमाम लाशें उनके अहले खाना को सौंप दी जाएंगी। और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने नेपाल में 18 भारतीय शहरियों की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि नेपाल में 8 भारतीय शहरियों की दर्दनाक मौत की खबर से अफसुर्दा हूँ। नेपाल में वाक़ भारतीय सिफारतखाना सूरत हाल पर करीबी से निगाह रखे हुए है। सिफारतखाने के अफसर अस्पताल में मौजूद हैं और मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करवा रहे हैं। मुतासरा कुनबों के तई हमारी गहरी हमदर्दी है। मजीद खबरों की जानिब रुख कर लेते हैं, जहां मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शरीयत तरमीमी कानून के हक़ में आज लखनऊ में रैली से खिताब किया। काबिल ज़िक्र है कि CAA के हक़ में रियासत में ये तीसरी रैली थी। अमित शाह ने यहाँ एक मरतबा फिर वाज़ेह किया है कि यह कानून शहरियत लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला कानून है। अमित शाह ने कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन जमातों पर CAA के खिलाफ लोगों को मुजाहिरा और तशद्दुद करने के लिए उकसाने का इल्ज़ाम आयद किया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की कोई भी धारा मुसलमान छोड़ दीजिए, अल्पसंख्यक छोड़ दीजिए, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता अगर ले सकती है तो वो आप मुझे दिखा दीजिए। मित्रों, देश में भ्रम फैलाया जा रहा है, दंगे कराए जा रहे हैं, आगजनी फैलाई जा रही है। ये धरना प्रदर्शन, ये विरोध, ये भ्रांति का परिणाम जो कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा और तृणमूल कांग्रेस फैला रहे। ये बिल के अंदर कहीं पर भी कोई जगह पे भी किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। अमित शाह ने अपोजिशन जमातों पर इस कानून से मुतालिक मुल्क का माहौल खराब करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुल्क की तकसीम सिर्फ मजहब की बुनियाद पर की थी, लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस ने अक़लियतों पर हो रहे मजालिम की कोई खबर नहीं ली। राहुल बाबा, कान खोल कर सुन लो, आपकी पार्टी के पाप के कारण धर्म के आधार पर भारत मां के 2 टुकड़े हो गए।
16 जुलाई 1947 कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव करके विभाजन को स्वीकार कर लिया, धर्म के आधार पर विभाजन को स्वीकार किया और लाखों लाखों लोग मारे गए, अत्याचार किए गए। उस वक्त से लेकर ये सिलसिला चला। आज मैं पूछना चाहता हूं जो विरोध कर रहे हैं उनको कि ये जहां 23% थे वहां 3% बच गए, सिर्फ 3%, और जहां 30% थे वहां पर सिर्फ 60% बच गए हैं। कहां गए लोग? अमित शाह ने कहा कि मुल्क में अपोजिशन जमातें जितनी भी मुखालिफत करें, शहरियत तरमीमी कानून वापस नहीं लिया जाएगा। करोड़ों लोग मार दिए गए, भाग भगा दिए गए, धर्म परिवर्तन कर दिया गया। अरे कश्मीर के अंदर से 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में विस्थापित कर दिया गया। आपके मुंह से एक शब्द नहीं। 70 साल से पीड़ित लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने उनके जीवन का नया अध्याय शुरू करने का मौका दिया है। लखनऊ की भूमि से लंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। और अब 22 जनवरी को मेरठ में वजीर दिफा राजनाथ सिंह, रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह, नायब वजीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा और कानपुर में मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर, वजीर आला योगी आदित्यनाथ और नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य खिताब करेंगे। 23 जनवरी को आगरा में होने वाली रैली को बीजेपी के नौमुंतखब कौमी सदर जेपी नड्डा, वजीर आला योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य भी खिताब करेंगे। और दिल्ली में असेंबली इंतखाबात से मुतालिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के जरिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। नामजदगी वापस लेने की तारीख 24 जनवरी है। दिल्ली की 70 रुकनी असेंबली के लिए 8 फरवरी को वोटिंग होनी है और नताइज का ऐलान 11 फरवरी को होगा। और आम आदमी पार्टी के सरबराह और वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। कल रोड शो के बाद उनका पर्चा नामजदगी दाखिल करने का मंसूबा था, लेकिन ताखीर के सबब ऐसा नहीं हो सका था। नई दिल्ली सीट से बीजेपी के सुनील यादव और कांग्रेस के रोमेश सब्रवाल केजरीवाल का मुकाबला करेंगे। कांग्रेस ने दिल्ली के असेंबली इंतखाबात के लिए अपने 5 उम्मीदवारों की आज तीसरी और आखिरी फहरिस्त जारी की है। ओखला से परवेज हाशमी, जबकि विकासपुरी से मुकेश शर्मा को टिकट मिला है। इससे पहले पार्टी ने कल 7 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की थी। कांग्रेस ने फहरिस्त में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से रोमेश सब्रवाल को मैदान में उतारा है। फहरिस्त में तिलक नगर से एस रविंद्र सिंह बुमराह, राजेंद्र नगर से रॉकी तुसीद और बदरपुर से प्रमोद कुमार यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। काबिल जिक्र है कि पार्टी ने गुज़िश्ता शनिचर को 70 रुकनी असेंबली सीटों के लिए 54 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। वहीं बीजेपी ने आइंदा दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए 10 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है। फहरिस्त के मुताबिक सुनील यादव नई दिल्ली सीट से, संजय गोयल शादरा से, रमेश खन्ना राजौरी गार्डन से, मनीष सिंह दिल्ली कैंट से और कुसुम खत्री महरौली से उम्मीदवार होंगे। और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी आज एक वफ्द के साथ कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। वो वहां जारी स्कीमों के निफाज का जायजा ले रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने आज वहां हारवन में एक प्रोग्राम से खिताब किया। इसके अलावा बहुत से मरकजी वज़रा अवामी राब्ते के प्रोग्राम के तहत आज जम्मू के मुतादिद ब्लॉकों का दौरा करेंगे। स्किल डेवलपमेंट के जरिए रोजगार और रोजगार के मौके हमारे नौजवानों को मिल सकें। हमारे नौजवान जो है वो या तो अपना खुद का रोजगार खोल सकें और या फिर कहीं ना कहीं रोजगार हासिल कर सकें। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत होती है, कौशल विकास की बहुत ज़रूरत होती है। उसका एक बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े स्तर पर हमने कार्यक्रम बनाया हुआ है, स्कीम बनाई हुई है
और हर इलाके में हम हुनर हब के जरिए हर इलाके में हुनर हब का निर्माण हो, हर इलाके में हुनर हब बनाया जाए और उसमें बच्चे और बच्चियां अपने स्किल डेवलपमेंट के काम को करके रोजगार और रोजगार के मौके शुरू कर सकें। वहीं मरकजी वुज़रा का जम्मू कश्मीर का दौरा जारी है। फ्लैगशिप स्कीम के तहत लोगों के मसाइल को सुनकर उनका हल निकाला जा रहा है। मरकजी वुज़रा के इस दौरे का जम्मू कश्मीर के लोगों ने खैर मकदम किया है। मरकजी हुकूमत के इस कदम से 70 बरस से मायूसी के शिकार लोगों को उम्मीद की किरण नजर आई है। हमारी नुमाइंदा रमा त्यागी ने जम्मू कश्मीर के अवाम से इस बारे में बातचीत की। केंद्रीय मंत्रियों का दौरा, ये यहाँ पर जो बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनमें तो उत्साह भरेगा ही, जो आम आवाम है उसमें भी एक विश्वास भरेगा। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जो केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, इतिहास में, कश्मीर के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि वो यहाँ पर आकर आम लोगों से मिल रहे हैं, फार फ्लंग एरियाज में जा रहे हैं। तो जो आम आवाम है, विशेषकर यूथ है, उसमें कितना उत्साह है और उसमें कितनी आशाएं हैं? हिस्ट्री में पहली बार है कि 35 से जायद केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर प्रवास पे है, और उनका प्रवास कोई लोकल प्रवास नहीं है। आज का प्रवास में आप देखेंगे कि युवाओं के लिए भी, उनके रोजगार के लिए भी बात होगी, उनके डेवलपमेंट को लेकर बात होगी, और यहाँ पे जो लोकल स्थानीय मसाइल है जो आज तक 70 साल से शायद हल नहीं हुए, एक जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है कश्मीरी को लगता था कि शायद दिल्ली दूर है, उनको अब ये लगने लगा होगा कि दिल्ली अब हमारे पास है, और दिल्ली भी हमारी, दिल्ली की जो दूरियां हैं कश्मीर की वो घट रही है। हिंदुस्तान की सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट, वाकई हिंदुस्तान की सरकार चाहती है कि यहाँ का जो यूथ उनको अकोमोडेट करना, ये आज मतलब शुरुआत है। आज की जो शुरुआत है ये तो अच्छी शुरुआत, हम इसको वेलकम करते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा मतलब स्टेप है, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू, अगर मतलब लोकल्स को समझना है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा भी बहुत होता है कि बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है जब केंद्र मंत्री होते हैं हमारे इंडिया के, उनके पास जो वो प्रॉब्लम्स पहुँचती है, उनके पास ये लोकल प्रॉब्लम्स नहीं होती है। जब ये यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे खुद, तो मेरे हिसाब से वो मतलब समझ सकेंगे और एक अच्छा कॉपरेशन बन जाएगा पीपल और गवर्नमेंट के बिटवीन। पहले था ब्यूरोक्रेट का गवर्नमेंट था, नेशनल कॉन्फ्रेंस था, पीडीपी था, कांग्रेस था, अपने अपने घरों के लिए, अपने अपने परिवारों के लिए, अपने अपने रिश्तेदारों के लिए। अगर आज होता है मोदी जी करता है, वो गरीबों के लिए करता है। हमें क्या चाहिए, बेरोजगारी है, वह सब ये देखेंगे तो कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ऐसा अच्छा होगा। आधी जगहों पर कुछ भी नहीं है और आधी जगहों पर सब कुछ है। तो आप देख सकते हैं, ये है कश्मीर की आवाम की आवाज़, ये है कश्मीर के आम लोगों की आवाज़ जो स्वागत कर रहे हैं केंद्रीय मंत्रियों के यहाँ पर आने का। और उनका कहना है कि अभी तक जो प्रॉब्लम्स लोकल लेवल पर थी वो ऊपर तक नहीं पहुँच पाती थी, लेकिन जिस तरह से सरकार ने विभिन्न प्रयास किए हैं और केंद्रीय मंत्री स्वयं यहाँ पर आ रहे हैं, एक ऐतिहासिक कदम है। सरकार और आम आवाम के बीच में विश्वास बहाली में ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। कैमरामैन आरके के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, श्रीनगर। और अयोध्या राजी से ताल्लुक से एक नई खबर आई है, जहां अयोध्या जमीन तनाज़े पर पीस पार्टी के सदर डॉक्टर अय्यूब ने आज सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा गया है कि 9 नवंबर का फैसला अकीदत की बुनियाद पर लिया गया था, जिसमें मुस्लिम फरीक की तरफ से पेश किए गए शवाहिद को नज़रअंदाज किया गया, लिहाजा इस पर असर-ए-नौ गौर व खौस होना चाहिए। अर्जी में यह भी कहा गया है कि अहम फैसले में पीस पार्टी फरीक नहीं थी। इससे कबल 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पीस पार्टी समेत 19 नजरसानी की अर्जियों को मुस्तरद कर दिया था। अयोध्या जमीन तनाज़े के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव अर्जी दायर पीस पार्टी के सदर डॉक्टर अय्यूब ने दाखिल की है, और ये अर्जी सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने ये कहा है कि वो एक बार फिर से अपने फैसले पर असर-ए-नौ गौर करें। वहीं नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश के दौरे के दौरान नेल्लूर में अक्षरा विद्यालय के तलबा से खिताब करते हुए कहा कि हमें वालिदैन के साथ साथ बुजुर्ग लोगों और अपने असातिज़ा का भी एहतराम करना चाहिए। Respect elders, parents, grandparents. Many of our tradition in India is that children touch their feet of their parents and grandparents. Second, respect the teachers who taught you, who is teaching you now. And the third one is respect the nature. Nature is very important for life, for all of you. Respecting the nature is very important. Love, my advice to all of you is love and live with the nature. If you love the nature, nature will love you. और अब चलते हैं अपनी साथी सबिहा के पास। तिजारत, बैनुल अक़वामी और खेल की खबरों के लिए सबिहा, कौन कौन सी खबरें हैं आपके पास?
शुक्रिया साइमा। सबसे पहले बात करेंगे तिजारत और मईशत की। आलमी इक़्तिसादी फोरम की 50वीं सालाना मीटिंग दावोस में शुरू हो चुकी है। सनअत व कॉमर्स के मरकजी वजीर पीयूष गोयल इस 50वीं आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में तिजारती नुमाइंदा वफ़द की क़यादत करेंगे। इसमें आलमी कारोबारियों, सनअतकारों और रहनुमाओं के साथ ही भारत से भी 100 से ज़ायद कारोबारी शामिल होंगे। इस इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और दीगर ममालिक के आलमी रहनुमा भी शामिल हो रहे हैं। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण को दावोस में होने वाली सालाना मीटिंग में आलमी इक़्तिसादी फोरम की जानिब से क्रिस्टल अवार्ड से नवाजा गया। दीपिका पादुकोण को ये अवार्ड मेंटल हेल्थ केयर में उनके काबिल कदर कामों के लिए दिया गया है। फोरम का मकसद आलमी तिजारती, सियासी, तालीमी और दीगर शोबों के सरबराहों को एक साथ लाकर सनती समत तय करना है। फोरम की कोशिश रहती है कि हर तरह की कोशिश में अखलाक और फिक्री सालमियत का पूरा एहतराम हो। सनअत और दाखिली तिजारत के फ़रोग़ के महकमे ने कहा है कि उसने पेट्रोलियम सर्विस स्टेशन के लिए बगैर कागज़ के लाइसेंस जारी करने का अमल शुरू किया है। पेपरलेस कार्रवाई शुरू होने के बाद से अब तक 300 से ज़ायद लाइसेंस जारी किए गए हैं। पेट्रोल पंप के लाइसेंस देने के इस अमल का फ़ायदा 70,000 से ज़्यादा पेट्रोल पंप मालिकों और तेल मार्केटिंग कंपनियों को होगा। इस अमल का एक दूसरा फ़ायदा यह है कि लाइसेंस की दुरुस्तगी को पोर्टल पर देखा जा सकेगा। इस अमल के ज़रिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल की जा सकेगी। फीस की अदायगी ऑनलाइन होगी। दरख्वास्त की कार्रवाई के हर मरहले में दरख्वास्त गुजार को मुताल्लिक़ा इत्तला SMS और ईमेल से मौसूल होगी। और अब बात करेंगे आलमी खबरों की। श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्षे ने पहली मरतबा तस्लीम किया कि मुल्क में हुकूमत और तमिल टाइगर बागियों के दरमियान तवील अरसे तक जारी जंग के बाद से लापता हज़ारों अफराद मर चुके हैं। जंग के दौरान दिफाई सेक्रेटरी रह चुके गोटाबाया राजपक्षे ने तकरीबन 30 साल तक तमिल अलहदगी पसंदों के साथ जारी जंग को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया था। कोलंबो गज़ट की खबर में कहा गया था कि राजपक्षे ने अक़वाम मुत्तहिदा के मकामी कोऑर्डिनेटर हनासंगर को गुज़श्ता हफ्ते बताया कि ज़रूरी जांच पूरी होने के बाद उन लापता अफराद के लिए मौत के सर्टिफिकेट तकसीम किए जाएंगे। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक शुमाल और मशरक़ में श्रीलंकाई तमिलों के साथ 30 साल तक चली अलहदगी की जंग समेत मुख्तलिफ लड़ाइयों की वजह से 20,000 से ज़्यादा अफराद लापता हैं। इस खाना जंगी में कम से कम 1 लाख अफराद की जान गई थी। सदर के दफ्तर ने राजपक्षे का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने लापता अफराद का मसला हल करने के लिए अपने मनसूबों को निशानजद किया है। और चीन में आइंदा बसंत फेस्टिवल का इस्तकबाल की तैयारियां पूरे जोश खरोश के साथ की जा रही हैं। यहाँ के बाजार रंग बिरंगे फेस्टिवल फ्लैग और लालटेन से जगमगा उठे हैं। चीनी रवायत के मुताबिक इसे चीनी साल नौ भी कहा जाता है, जो इस साल 25 जनवरी को है। 15 रोज़ तक चलने वाले इस फेस्टिवल में लोग रंग बिरंग के फूल और सजावट से भरपूर सामान खरीदते हैं। साथ ही अपने अहल खाना और दोस्तों को मिठाई भी देते हैं। और अब चलते हैं खेल के मैदान। भारत के इस्लामी बल्लेबाज शिखर धवन की बाजू की चोट की वजह से आइंदा 5 T20 मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। काबिल जिक्र है कि बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान धवन को चोट लग गई थी। धवन पीर को भारतीय टीम के साथ ऑकलैंड के लिए रवाना भी नहीं हुए थे। न्यूजीलैंड दौरे पर भारत को 5 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी है। T20 सीरीज की शुरुआत 24 जनवरी को होगी। पहला मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा। और जनूबी अफ्रीका में खेले जा रहे अंडर 19 क्रिकेट आलमी कप में भारत ने आज अपना दूसरा मुकाबला जापान को 10 विकेट से हराकर जीत लिया। भारत ने जापान को सिर्फ 41 रन पर आउट कर दिया। भारत ने 42 रन का जीत का निशाना बगैर कोई विकेट लिए हासिल कर लिया। भारत की तरफ से लीग स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई ने 5 रन देकर 4 विकेट लिए। भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका की टीम को 90 रन से हरा दिया था। अब भारतीय टीम का आखिरी मुकाबला 24 जनवरी को न्यूजीलैंड से होगा। और ऑस्ट्रेलिया ओपन में मर्दों के सिंगल जुमरे में जगह बनाने वाले भारतीय टेनिस खिलाड़ी ब्रिजनीश गुनेश्वर का सफर पहले दौर में ही खत्म हो गया। उन्हें पहले मरहले में जापान के तात्सुमा इटो ने 6-4, 6-2, 7-5 से शिकस्त दी।
और अब बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं साइमा के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सबिया, हमें बैनुल-अक़वामी तिजारती और खेल की खबरों से वाकिफ़ कराने के लिए। लेकिन खबरें अभी और भी हैं, दिलचस्प और दीगर खबरें, उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। जहां यौम जमहूरिया की तकरीब की मुनासबत से 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल है और इसके बाद 26 जनवरी को विजय चौक से लाल किले तक परेड निकलेगी, जिसके लिए दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने आमदोरफ्त से मुतालिक कुछ इंतजाम किए हैं ताकि आवाम को इस दिन कोई दिक्कत ना हो। यौम जमहूरिया पर किस तरह की पाबंदियां रहेंगी और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के जॉइंट कमिश्नर से खास बातचीत की है डीडी न्यूज़ ने। जॉइंट सीपी नरेंद्र सिंह बुंदेला जी इस समय हमारे साथ हैं और 23 तारीख को जिस दिन फुल डे रिहर्सल होगा उस समय ट्रैफिक के कुछ रेस्ट्रिक्शन रहेंगे, इसके अलावा 26 जनवरी को रहेंगे। सर, किस किस तरह से रेस्ट्रिक्शन रहेंगे, अगर आप मैप में बता पाएँ? नॉर्थ से साउथ कैसे लोग जा पाएंगे, वेस्ट से ईस्ट कैसे जा पाएंगे और जिन इलाकों में प्रतिबंध रहेगा रोड का वो कौन कौन सी रोड हैं? विजय चौक पर शाम के 6 बजे 25 तारीख को और 22 तारीख की शाम को 6 बजे यहाँ से ट्रैफिक बंद की जाएगी। राजपथ जो मेन जहाँ से परेड स्टार्ट होता है विजय चौक से, राजपथ होते हुए तिलक मार्ग होते हुए लाल किला तक परेड जाती है। तो इसमें 3 मेन इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, रफ़ी मार्ग, जनपथ एंड मानसिंह। इसको 22 तारीख की रात के 11 बजे और 25 तारीख की रात के 11 बजे यहाँ से ट्रैफिक मूवमेंट बंद कर दिया जाएगा। फिर जब हम नीचे आते हैं तो इंडिया गेट के चारों ओर का जो रोड है सी हेक्सागन है, सी हेक्सागन ये आपका 23 तारीख को सुबह 9:15 बजे और 26 तारीख को ये सुबह 2 बजे बंद कर दिया जाएगा। जो परेड आगे मूव करेगी तिलक मार्ग होते हुए भी, यहाँ पर भी टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन है। ये 22 तारीख को सुबह 10 बजे और 26 तारीख को ये सुबह 5 बजे यहाँ पर ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो इस रूट में कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती हैं। सबसे आसान तरीका होगा साउथ से नॉर्थ जाने के लिए रिंग रोड लेकर आप निकल सकते हैं, एक वो ऑप्शन है। फिर नॉर्थ में रिंग रोड पूरा खुला हुआ है। या फिर अगर धौला कुआं साइड से जा रहे हैं तो आप वंदे मातरम मार्ग होते हुए यहाँ से फैज़ रोड, रानी झांसी रोड करके भी बुलेवार्ड रोड करके अपने गंतव्य पे जा सकते हैं। दूसरा सर, कुछ मेट्रो पे भी प्रतिबंध रहेगा 23 तारीख को और 26 तारीख को। 2 मेट्रो स्टेशन है जो 23 को बंद रहेंगे जब फुल ड्रेस रिहर्सल है। एक है मेट्रो स्टेशन उद्योग भवन एंड सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो कि राजपथ के पास है, तो वहाँ पर एक्सेस बंद कर दिया जाएगा। और 26 तारीख को 4 मेट्रो स्टेशन बंद होंगे, लोक कल्याण मार्ग, मेट्रो स्टेशन उद्योग भवन, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, मेट्रो स्टेशन पटेल चौक। ये 4 मेट्रो स्टेशन बंद किए जाएंगे, लेकिन टाइमिंग में फ़र्क है। इन दोनों मेट्रो स्टेशन सुबह 5 से लगभग 12 बजे तक बंद रहेगा। ये 2 बाहर के जो मेट्रो स्टेशन है सुबह 8:45 से 12 बजे तक बंद रहेगा। कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जनता से भी अपील की गई है कि जिस समय परेड हो उस समय कम से कम मूवमेंट करें ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं चीन के स्प्रिंग फेस्टिवल की कुछ झलकियों के साथ। आप इनसे महजूज होइए और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।